हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चे, जैसा कि आप सबको पता है कि एमपीपीएससी मेंस 2023 के पेपर होने वाले हैं और मार्च के महीने में, ये 11 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट होंगे। अब जब पेपर स्टार्ट होना होता है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, हर एक बच्चे के मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें चलती हैं, बहुत सारी परेशानियां चलती हैं कि सर अब तो पेपर हमारा सर पे आ गया, क्या करें। लास्ट टाइम पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप हमको बता दीजिए जिससे कि हम लोग बेहतर तरीके से पेपर को करके आए। आज हम लोग बात करेंगे जो पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट का एक सेगमेंट मुझे आपसे डिस्कस करना है। जैसे जियोग्राफी वाला जो सेगमेंट है, इस जियोग्राफी या भूगोल में आप किस अप्रोच पे काम करें, जिस अप्रोच से आप ठीक ठाक, मतलब एक अच्छी जो ठीक ठाक आपकी तैयारी है, उस ठीक ठाक तैयारी को अच्छी तैयारी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप जितने सारे बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जितने सारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, देखो मेंस में ना प्रेशर बहुत होता है बच्चों के ऊपर। जितना प्रीलिम्स में होता है उससे ज़्यादा मेंस में होता है। बट प्रेशर किस बात का? हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर आए हैं, उसको हमने जीता है, और आपने इतने सारे बच्चों को एलिमिनेट करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, तो आप लकीएस्ट वन हैं। और एक इस स्टेज को पार करने के बाद आप इंटरव्यू देने जाएंगे और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब वो सपना आपका पूरा होने वाला होगा जिसको आपने बहुत दिनों से देखा हुआ है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, कोई भी डिप्रेशन में नहीं जाए, कोई डीमोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई प्रेशर नहीं चाहिए। जितनी तैयारी हमारी है वो 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, नो मैटर कितनी आपकी तैयारी है, कॉन्फिडेंट होकर जाइए। जितना आपने सीखा है उसको बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाने वाली है। मतलब परेशान होने की बजाय अगर आप खुद पे बिलीव करेंगे, अगर आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का टाइटल है, सर हमें मेंस की स्ट्रेटजी पे थोड़ी सी बात करनी है। देखो बच्चे, अगर मैं रिवीजन की बात करूं, जैसे यहाँ अगर रिवीजन की आपसे बात करूं कि सर हमें जियो का रिवीजन करना है, ये रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए, तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आपका जो जियोग्राफी वाला सेगमेंट है, इस जियोग्राफी वाले सेगमेंट में इन्होंने 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया हुआ है, 5 यूनिट में। तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो बेसिक पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट है, ये पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट तो बच्चे आपसे हर एक बच्चे को जनरली आती आती हैं। इनमें कोई बहुत ही भारी भरकम समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर हम इनकी कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें, तो एक क्लाइमेटिक रीजन से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, चाहे वो वर्ल्ड का हो, इंडिया का हो, एमपी का हो। तो आप लोग ये क्लाइमेटिक जो रीजन है, आप इन पे एक बार अपनी अप्रोच बना लीजिए, अपनी कमांड बना लीजिए। वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 दोनों में आपको काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स का मतलब आपके पास माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, यहाँ से सवाल एक कहीं ना कहीं बन ही रहा है। तो आप इस पे भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी अप्रोच यहाँ पे रख लें। और अगर आप एमपीपीएससी की नेचर को देखेंगे तो एमपीपीएससी एक प्लेट्यू का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्लेट्यू, चाहे वो इंडिया का प्लेट्यू पूछे या जो एमपी है, इस एमपी का प्लेट्यू आपसे पूछेगा। अब बच्चे, अगर आप इस पूरी समरी को देखें, ये मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको पढ़ा हुआ है, बर्डन नहीं लेना है, बहुत सारी किताबें नहीं देखनी है, बहुत सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं। आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, आपके जो सिनॉप्सिस हैं, आप बस उन सिनॉप्सिस को ही देखेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ पे आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? तो आपको बस फोकस करना है कि जो क्लाइमेटिक रीजन है, जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो आपके प्लेट्यूज हैं, आप इन पर ही फोकस करेंगे। बस यही चीज़ें आपको पढ़नी है। रिवीजन हर एक चीज़ का करना है, ठीक है, हर एक चीज़ का करना है, लेकिन आप फोकस इन पर रखें। क्लियर है भाई? तो ऐसे जो टॉपिक हैं, आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप एक ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिए, जहाँ से लगातार सवाल आपके आ रहे हैं, आप उन पर जरूर फोकस करें। अब बच्चे देखो, जैसे अगर आपने एमपी जियो के बारे में देखा होगा, तो एमपी जियो से एक क्वेश्चन हमेशा आपके पास बन जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये पूछ ही रहा है, हर बार आपके पास आ रहा है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। इसके अलावा बच्चे, आप जब यूनिट 4 और 5 की तरफ जाएंगे, यूनिट 4, यूनिट 4 और 5, तो यूनिट 4 और 5 ना, देखो बच्चे, ये हर एक बच्चे को चैलेंजिंग लगती है, जबकि चैलेंजिंग नहीं है। आप इनके पैटर्न को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जो अभी तक सवाल आए हैं, आप इनके पैटर्न पे फोकस कीजिए। अभी तक जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, आप उन्हीं क्वेश्चनों के साथ डील करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, पुराने सिलेबस के हिसाब से ये आखिरी पेपर है,
तो एक बात तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग लकीएस्ट हैं जो आप इस बार पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है बहुत खराब आ जाए, ऐसा नहीं है बहुत कठिन आपको देखने को मिले। जो चीज़ें हैं ना ठीक ठाक आपको स्तर पे देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है भाई बच्चे? तो ये एक रिवीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपसे छोटी सी बात और करूंगा बच्चे। देखो, जब आप लोग पेपर देने जाते हैं ना, तो ये पेपर किस चीज़ का है? ये राइटिंग का पेपर है, राइटिंग का। तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंस देनी है, राइटिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी है। कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, कोई बर्डन यहाँ पे नहीं लेना है। पहली चीज़ तो कि जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर से आपको बचना है। आप जितना कम अपने ऊपर प्रेशर रखोगे उतना बेहतर यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। और वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रेशर लोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, प्रेशर नहीं लोगे चीज़ें खराब भी होंगी तो कम खराब होंगी। क्लियर है भाई? दूसरा, आप लोग कोशिश करेंगे कि जैसे वर्ड लिमिट को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। वर्ड लिमिट, बेटा वर्ड लिमिट को लेकर इतना परेशान नहीं होना है। जो शब्द सीमा है, बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि उतना ही लिखा जाए जितना बोला गया है, उससे थोड़ा कम। हाँ चलता है बेटा, दोनों चीज़ें चलती हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसके आसपास तक लिखें, नियर बाई तक लिखें। मतलब अगर 10 शब्द आपके पास सीमा है तो आप 10 शब्द में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कई सारे फायदे हैं बच्चे। फायदे क्या है? 8 लिखेंगे तब भी चल जाएगा, 10 लिखेंगे तब भी चलेगा। अगर ये 15 जा रहा है, 20 जा रहा है, दिक्कत है। दिक्कत क्यों बच्चे? दिक्कत इसलिए है, देखो दोस्त, दिक्कत इसलिए है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा है ना, 1 घंटे, इस 1 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है। अगला 1 घंटे भी आप मैनेज कर सकते हैं, पर आखिर का जो 1 घंटे है ना, मतलब दूसरा पार्ट जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे पार्ट में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि उतने ही शब्दों पर लिखें जितने शब्दों की सीमा आपके यहाँ पे दी गई है। वही इंपॉर्टेंट है, वही जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा लिखने पर आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। और बहुत कम भी मत लिखना कि 10 शब्द की जगह 5 लिख के आ गए। 7-8 लिख सकते हैं। जैसे जो 50 शब्द का है आप उसमें 40 शब्द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 55 करने पर आपको नंबर ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी जो राइटिंग स्पीड है ये और कम होगी। आगे जाके आप खराब लिखेंगे और फिर आपका हाथ थक जाएगा तो लिखने में दिक्कत आएगी। तो कोशिश करें वर्ड लिमिट का आप पालन करें, उतने ही शब्द आपको लिखना है। लेकिन बर्डन नहीं है, ज़्यादा हो जा रहा है तो टेंशन लेनी, मैंने ज़्यादा लिख दिया मेरा हाथ दर्द करेगा, ऐसा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी चीज़ बच्चे, डिमांड एंड सप्लाई पे बहुत बड़ा सब कुछ चलता है। डिमांड एंड सप्लाई, जो पूछा जा रहा है ना बेटा वही लिखना है, कोई फालतू की बातें नहीं लिखनी है। इधर उधर का कुछ भी आप लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही लिखने की कोशिश करेंगे जो आपसे पूछा गया है और वही लिखिए। ठीक है। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चे, चौथी चीज़ है वो है कि पेपर को कंप्लीट करने पर फोकस करना है। जो पेपर है ना, आप इसको कंप्लीट कीजिए, आप इसको पूरा कीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा पेपर लिखेंगे और उस आधा पेपर को लिखने के लिए ना बहुत डिजाइन कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। टू बी ऑनेस्ट, सिंपल रहिए। एक सिंपल पैटर्न है और सिंपल बेटा पैटर्न यहाँ पर क्या है, देखो 3 मार्कर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 3 मार्कर में आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज। और पॉइंट वाइज का मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दें। कहीं पे डेफिनेशन लिखना है तो आप पैराम लिख सकते हैं, बट आप इसको पॉइंट वाइज लिख दीजिए। यही अगर आपका 5 मार्कर में जाता है, यही अगर आपका 5 मार्कर में यहाँ पे जाता है, 5 नंबर में जाता है बच्चे, आप यहाँ पे 1 लाइन का इंट्रो देंगे 1 लाइन का, और उसके बाद पॉइंट वाइज आप इसको लिख सकते हैं। अगर नीडेड है तो डायग्राम आप यहाँ बना सकते हैं, अब नीडेड तो यहाँ डायग्राम आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपका 11 मार्कर है तो 11 मार्कर में भी आपको उसी परिपाटी का पालन करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे इंट्रो देंगे। इंट्रो के बाद आप इसकी जो मैन हेडिंग है वो मैन हेडिंग यहाँ पे लगा देंगे। और मैन हेडिंग के लिए आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। आप सबसे पहले फ्लो चार्ट यहाँ पे लिखेंगे और फ्लो चार्ट का ही फिर आपको एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन। और यहीं फ्लो चार्ट के साथ में आप एक मैप भी बना देंगे, बिकॉज मैप रिक्वायर्ड होगा 11 मार्कर में। और लास्ट में फिर आप इनको एक्सप्लेन करके कंक्लूजन कर देंगे। तो ये पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा डायग्राम, बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट से बचना है। कोशिश कीजिए कि 11 मार्कर में डायग्राम फ्लो चार्ट दोनों आए। 5 मार्कर हैं यहाँ पे आप अगर लगता है नीडेड है डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट की बहुत नीड यहाँ पे नहीं होगी। अब जैसे बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, देखो जैसे आपके पास 5-7 मिनट बचे हैं और 3 आपको आंसर लिखने हैं। अब बड़े लिखने हैं छोटे लिखने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। हमारा पर्पस है कि पेपर को कंप्लीट करना, ना कि आप वहाँ पे नियमों का पालन करना। पर समय बचा हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं, तो लिखने और डायग्राम का कॉम्बिनेशन वहाँ के आइएगा। और बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा परेशानी आपके यहाँ पर नहीं लेनी है, क्योंकि देखो फिर मैं आपसे वही बोलूँगा कि आपने बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। अब आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपसे है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। अगर डिसिप्लिन बना लिया तो सब कुछ आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है भाई। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत ज़्यादा बातें मैं आपसे यहाँ से नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, और लास्ट में आप लोगों से यही कहूँगा बच्चे कि ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया करके आइए। और ज़िंदगी इतनी सी नहीं है जितनी हम इसको सोचते हैं, कल बहुत बेहतर हमारे साथ होता है, आप बस अपने आज पे ध्यान दीजिए। और MS धोनी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट। जो प्रक्रिया है ना वो इम्पॉर्टेंट है, परिणाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? अगर आपने प्रोसेस पे फोकस किया है तो रिजल्ट आपके फेवर में आ ही जाएंगे। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि जो आपका पेपर है आप उस पेपर को देने जाएं, टाइमली सोएं, अच्छी नींद लें, ज़्यादा ओवर ओवर ईटिंग ना करें। आपके जो पेन है वो पेन आपके पास होना चाहिए, 3-4 पेन लेके जाइए, एक ही कलर के लेके जाइए, थोड़ा उनको चला के लेके जाइए। नया पेन से वहाँ लिखोगे तो अलग कॉपी लिखेगी। रिलीजियस साइन और पर्सनल साइन को आपको बचना है, और बहुत बढ़िया तरीके से पूरी शिद्दत से पेपर दे के आना है। चलो भाई, करते हैं मुलाकात, खुश रहें, मस्त रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। एमपीपीएससी मेंस 2023 का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है 11 मार्च से। और पहला आपको जो पेपर है एमपीपीएससी मेंस पेपर 1, और पेपर 1 जो है, जितने भी पेपर अगर हम लोग आपको देखें तो 2 पेपर बच्चों को बड़े टफ लगते हैं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 23 के सिलेबस के हिसाब से। 24 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो पेपर नंबर 1 पहला पेपर आपको होता है। इसमें क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या स्टडी आपको मेंटेन आपको करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो जितने भी पेपर हैं एमपीपीएससी में, उनमें सबसे जो लेंदी पेपर है, लेंदी का मतलब सबसे लंबा पेपर जो है, क्योंकि इस पेपर के अंदर पूरा हिस्ट्री और पूरा ज्योग्राफी आपको आता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बहुत ज़्यादा लेंदी आते हैं। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कल्चर, एमपी हिस्ट्री, 5 यूनिट आपके पेपर 1 इसकी हिस्ट्री की हो गई। फिर उसके अलावा वर्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एमपी ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एडवांस टेक्निक इन ज्योग्राफी वगैरह करके 2 सेकेंड पार्ट आपको हो गया। तो सबसे लंबा और सबसे लेंदी पेपर यहाँ पर आपको होता है। और अगर हम लोग एक बच्चों की कॉमन, अगर मैं एक डेटा की बात करूं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, या बोलूं कि 70, कम से कम 70% जो स्टूडेंट है उनके पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन छूटते ही छूटते हैं। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन, पहला पेपर होता है, पहला पेपर होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग का जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाता। भले बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा चुके हों, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपका उसका जो फ्लो है वो फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता, या फ्लो को आने में टाइम लग जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, हिस्ट्री बहुत बड़ा है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब पेपर आपको लिखने बैठते हैं तो 2 पार्ट हैं, 3 घंटे का टाइम, 3 आवर का टाइम आपको मिलता है। 3 घंटे के टाइम में कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 घंटा उन्होंने दे दिया भाई साहब हिस्ट्री को, तो 2 घंटा हिस्ट्री का चला गया, 1 घंटा बचता है आपका ज्योग्राफी का। तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि 1 घंटे में फिर ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट होगी। तो किसी भी हालत में आपको, किसी भी हालत में 90 से लेके 100 मिनट के अंदर आपको हिस्ट्री खत्म करना है। अब एक सवाल उठता है कि सर पहले हिस्ट्री करें, पहले ज्योग्राफी करें, कौन सा टॉपिक आपको पहले करें? तो मेरा जहां तक आपको मानना है कि ज्योग्राफी में अगर आपकी मैपिंग वगैरह अच्छी हो, प्रॉपर तरह से आप मैप बना सकते हैं, तो आपको पहले ज्योग्राफी आपको उठाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पे डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट बना के, मैप वगैरह बना के ज्योग्राफी में काम आपको चल जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप पेपर लिखना शुरू करें तो पहले आप जो ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उस ज्योग्राफी वाले सेक्शन को आपको पहले उठाएं, और 180 मिनट आपको यहां पर आपको मिलते हैं, तो आप मैक्सिमम 100 मिनट, 100 मिनट, तो 100 मिनट आप ज्योग्राफी को दे सकते हैं, और बाकी बचा हुआ जो 80 मिनट है वो आप हिस्ट्री को दे सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उन चीज़ों को आप यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। बच्चे क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री उठाते हैं, 2 घंटे 120 मिनट दे दिए, 60 मिनट बचता है सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, सिर्फ भूगोल के लिए आपको बचता है। तो वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ज्योग्राफी में डायग्राम वगैरह बना के चीज़ें 100 मिनट में आपको आसानी से आपको हो जाती है। हिस्ट्री में समय आपके पास 80 मिनट बचेगा, तो आखिरी में आप बहुत तेज स्पीड से लिख के भी उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी वो चीज़ यहाँ पर आपको की है। ठीक है। ये तो हो गया टाइम बाउंडेशन, कि टाइम को आपको कैसे डिवाइड करना है। उसके अलावा अगर हम लोग एक और चीज़ देखें कि जो 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर 2023 के हिसाब से, अब इनके साथ कैसे डील किया जाए। सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि 3 मार्कर लिखता है तो बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखता है। 3 मार्कर जो है आपको 10 वर्ड्स में लिखना है, 10 शब्दों में लिखना है, 2 लाइन उसके लिए आपको मिलती है। तो इसमें कोई भी टॉपिक आपको आया, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भारत के अंदर मुगल शासन आया, तो आपको बेसिक जो फैक्ट है, बेसिक फैक्ट है वही लिखना है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन जो है, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना है कि बड़ा सा सेंटेंस बना दिया कि मुगल जो है भारत में 1526 में बाबर आया, फिर औरंगजेब तक हमको अर्ली मुगल बोलते वगैरह नहीं। मुगल का शासन 1526 से लेकर 1707, बात खत्म हो गई। ठीक है। इंपॉर्टेंट राजा ठीक है लिख दिया कि अकबर हो गया, जहांगीर है, शाहजहां है, मेन राजाओं के नाम आपको लिख दिया, दैट्स इट।
उसके अलावा आपको स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा 3 मार्कर है, ये आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है। उसके बाद एक ट्रेजिक बात यहाँ पर ये है कि 3 मार्कर में आप देखोगे तो जो 15 क्वेश्चन 3 मार्कर में आपको आते हैं, 15 क्वेश्चन में से 11 या 12 इतने ही आपसे बन पाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं बन पाएंगे? कि वो बहुत ज्यादा वियर्ड होता है। क्योंकि आप पिछले अगर 10 साल के भी हिस्ट्री के पेपर देख लो तो कभी भी 3 मार्कर रिपीट नहीं होता। देयर इज अ वेरी फ्यू चांसेस कि 3 मार्कर कोई रिपीट हो जाए, लेकिन फिर भी अब पीवाईक्यू में जो 3 नंबर के क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार देख के जाओ। उससे आपको फायदा यहां पर आपको ये होगा कि उसको एक पैटर्न समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर आपको पूछता है। तो 3 मार्कर के अंदर आपको 3 या 4 क्वेश्चन छूटने की संभावना आपको रहती है, तो उसे डिमोटिवेट मत होना। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कोई ऐसी टर्म आ गई जो आपको पता ही नहीं, आपने सुना ही नहीं कभी उसके बारे में। कई बार तो जब वो पेपर हमारे सामने आता मैं देखता हूं भाई ये तो पता ही नहीं है, सुना ही नहीं, फिर सर्च करना पड़ता है किताबों में, इंटरनेट के ऊपर, जब पता चलता है कि उस टर्म का मतलब यहां पर आपको क्या था। तो थोड़ा सा चीजें यहां पर आपको है। उसमें सबसे जो टफ टॉपिक आपको आते हैं, सबसे जो टफ टर्म आती है वो आती है वैदिक सिविलाइजेशन से। तो वैदिक सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक बार देख लेना। अभी जो ऋत ऋण वाले जो वेद वाले नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं तो उन टॉपिक को एक बार सरसरी तौर पर आप देख लेना कि अच्छा ये टॉपिक यहां पर आपको आया था। ठीक है, तो नए जो टॉपिक पेपर हिस्ट्री में जो ऐड हुए हैं उन टॉपिक को थोड़ा सा देख लेना। वहां से मेंस में एक आध क्वेश्चन आने की मतलब 3 मार्कर में संभावना आपको है। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट में लिखना है। 5 मार्कर की बात करें, अगेन इसको भी आपको बुलेट पॉइंट में ही लिखना है क्योंकि इसके लिए आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है वो 50 वर्ड 50 वर्ड दी गई है। तो 50 वर्ड में इस टॉपिक को आपको लिखना है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस टॉपिक को 50 में आपको लिख पाना। लेकिन बुलेट पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो बेसिक बेसिक चीजें आपको मेंशन आपको करनी। इसमें बहुत ज्यादा कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, इतनी माथाफोड़ी नहीं करना है। सिंपली आप जो भी आपको चाहिए है डायरेक्टली लिखना शुरू कर दें। कोई प्रस्तावना बनाने की, कोई कंक्लूजन बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें क्योंकि 50 वर्ड ऐसे खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 7-8 लाइन इसके लिए आपको मिलती है, इसको भी आपको बुलेट पॉइंट में यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, फिर तीसरा जो क्वेश्चन होता है 11 नंबर का। अब जो 11 नंबर के क्वेश्चन है इसके लिए आपको लिखना है 200 वर्ड्स। अब जनरली क्या होता है कि यहां पर आपके पास कई, अभी तो जैसे चीजें सिंपल आपको हो गई, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, एमपी डिवाइड आपको हो गया। पहले एमपी वाली चॉइस बीच में फंस जाती थी, वो चॉइस आपको नहीं होगी। यहां पर सबसे बड़ा खेला आपके साथ होगा। क्या खेला होगा? यहां पे आपको 2 चीजें होंगी, या तो उसने 5 क्वेश्चन दे दिए कि भाई 5 क्वेश्चन आपको लिखो, या 5 क्वेश्चन देगा और उसमें क्वेश्चन नंबर उसका मतलब फर्स्ट पार्ट, उसका सेकंड पार्ट ये या ये और मैं आपको दे देगा। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं होता कि थोड़ा दया दिखा दे कि 7 क्वेश्चन दे दिए, कोई 5 कर लो, 8 में से कोई 5 कर लो। इतनी दया कभी पीएससी आपको दिखा दी। या तो 5 क्वेश्चन पूरे दे देगा या हर क्वेश्चन के और में ऑप्शन आपको दे देगा, और यहां पर इसको सिलेक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अपने वहां पे विवेक का, अपने दिमाग का उपयोग करें और अपने विवेक का उपयोग करके कोशिश करें कि भाई आप जो भी पूरा मतलब जो टॉपिक है उसको प्रॉपर तरीके से लिख पाए। जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है उसी को आप चूज करें। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम लोग सिंपल देख के टॉपिक उठा लेते हैं और 50 वर्ड 100 वर्ड लिखे, हाथ वहीं रुक जाता है, आगे लिख ही नहीं पाते। तो एक प्रॉपर किसी आंसर को सोचने के बाद उसके प्रॉपर एक फॉर्म फ्रेमिंग तय कर लें कि इस तरीके से लिखना, बॉडी में ये लिखना है, कंक्लूजन में ये लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है, इस तरीके से आंसर को शुरू करना है। तो थोड़ा सा फ्रेमिंग बना के आप देख लें कि कोई भी क्वेश्चन आपको आया है, जैसे आ गया कि भाई अकबर के टाइम पर अकबर का प्रशासन लिखिए, या नूरजहां एपिसोड, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आपको है कि नूरजहां एपिसोड के बारे में लिखिए। अब स्टूडेंट क्या करता है, उसको लगता है हाँ नूरजहां के बारे में तो मुझे पता है, कौन थी नूरजहां, सब कुछ पता है, जहांगीर की पत्नी है। जब लिखने बैठता है तो उसको लिख ही नहीं पाता, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर अकबर का प्रशासन टॉपिक होता तो वो शायद उसको अच्छे से लिख पाता। तो कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, इसमें आपको बहुत क्विकली काम करना है, और उसके बाद बहुत जस्टिशियबली अगर आप देखोगे तो आपको चूज करना पड़ेगा। नहीं तो लिखते लिखते 1 पेज लिखा, हाथ वहीं रुक जाएगा, 2 पेज मिलते हैं। तो ये गलती आप कभी मत करना कि आप ऐसे टॉपिक को उठा लो जो आप कंप्लीट नहीं कर पाओ, क्योंकि यहां पर वो ऑप्शन नहीं है कि काट के दूसरा लिख दिया। भाई उसी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन कि आप उसको काट के दूसरा आंसर शुरू कर सकें, तो वो तो है ही नहीं। एक बार उस क्वेश्चन में घुस गए, आपको फिर लिखना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको चेंज करने का। तो थोड़ा सा चीज का यहां पर आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 11 नंबर के आंसर को कैसे लिखा जाए? 11 नंबर के अंदर क्या भाई बुलेट पॉइंट बनाए, या आपके बुलेट पॉइंट बनाए, या इसको हम लोग पैराग्राफ में यहां पर आपको लिखे। अब देखो 2 चीजें होती है। एक होता है अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से पता है तो गो फॉर द बुलेट पॉइंट, कि अगर आपके पास 200 वर्ड में आपको है तो आपके पास 3-4। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है कि कोई भी टॉपिक आए तो अगर वो टॉपिक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन 4 भागों में डिवाइड हो सकता है। जैसे आ गया कि भाई मध्य प्रदेश में बघेलखंड डायनेस्टी, मध्य प्रदेश में बुंदेल डायनेस्टी, मध्य प्रदेश में होलकर डायनेस्टी, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आ गया तो उसको एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में 4 भाग में डिवाइड करके आराम से बढ़िया बुलेट पॉइंट में यहां पर आपको लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब ये क्वेश्चन बन ही रहा है, एक क्वेश्चन छूट रहा है, छोड़ना कुछ नहीं है। पहली बात, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। 5 नंबर 11 नंबर तो छोड़ना ही, 3 नंबर के छोड़ दो, नहीं बन रहे कोई बात नहीं, ठीक है। 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर 11 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए, नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, पैराग्राफ में लिख के उसको कर दो, है ना, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आज वाराणसी के दौरे पे हैं, वाराणसी के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आपको जा रहे हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी जो है वाराणसी आपको आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लेन है वाराणसी में लैंड कर चुका है, वो वहां से लेके आपके काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ आपको निकल चुके हैं, मोदी जी विश्वनाथ के मंदिर पर पहुंच गए। घुमाते रहो, न्यूज चैनल में होता ना, नहीं आ रहा है घुमाते रहो। क्या करेगा, क्या करेगा, एग्जामिनर देखेगा, थोड़ा सा हंसेगा और 11 नंबर में से 1 नंबर 2 नंबर आपको दे देगा, या बोल देगा कि नंबर ही नहीं दे रहा। नहीं से 1-2 नंबर तो काफी है ना, नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ लिख के 1-2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि 1-2 नंबर में थोड़ा बहुत जो भी आता है उतनी चीजें यहां पर आपको लिख दो, थोड़ा सा उसको पैराग्राफ में एक्सटेंड करने की कोशिश करो। एग्जामिनर को सब पता होता है कि आप कितने पानी में हो, वो आपकी कॉपी को हाथ में लेके बोल देता है कि इसको इतने नंबर आएंगे, इतना एक्सपीरियंस उन लोगों के पास होता है। तो उनको तो हम बेवकूफ बना नहीं सकते, लेकिन उनको पता है कि बच्चा बेवकूफ बना रहा है, दे एक्सेप्ट दैट कि ठीक है यार कोई बात नहीं, बच्चा है, चलता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि वो हंसी मजाक में 2-4 नंबर आपको, कि उनको लग रहा है कि अच्छा लिखा, चलो ठीक है, मजाक मस्ती में तो 4-5 नंबर आपको दे जाते हैं। और नंबर कितने देंगे भाई साहब, 11 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 6 या मैक्सिमम 7। ऐसा लगता है कि अगर वो 11 में से अगर 8 नंबर दे दे, 9 नंबर दे दे, तो अगर आप मांगते हो तो उनको ऐसा लगता है कि उनका गुर्दा मांग लिया, उनका दिल मांग लिया, उनका पूरा ब्लड निकाल के ले गए। तो इतनी कंजूसी से नंबर देते हैं भाई साहब। 3 नंबर के क्वेश्चन में 1.5 नंबर, 1 नंबर, मैक्सिमम 2, 3 तो कभी किसी को नहीं देते होंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है 2.5, 3, 2.5, 3, 2.5, 3 मैक्सिमम होता है। इसलिए आप देखते हो कट ऑफ जो है 50-55% यहां पर आपको जाता है। तो अगर 300 नंबर का पेपर है तो आपको 130, 140, 150, 160 यही नंबर आपको उस पेपर में मिलेंगे, उसके ऊपर बहुत मुश्किल है जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि चेकिंग इतनी टफ होती है, उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको 50% के ऊपर देना ही नहीं है, तो चेकिंग बहुत टफ होती है। और उनके साथ जैसा आपको पता है कि मॉडल आंसर्स भी कुछ आपको होते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो सबको पता है, वो आप जरूर लिख के आए, है ना। जैसे आप को अशोक के बारे में आ गया, अब अशोक का मालवा में शासन, अब वो क्वेश्चन आपको आ गया 3 नंबर में, आप लिख रहे कि उसने भेरूगढ़ की जेल बनाई, फलाना बनाया, ढिमका बनाया, अरे वो ठीक है, आपको ये बताना है कि वो 11 साल तक यहाँ का गवर्नर रखा। उसकी जो मॉडल आंसर की है, उस मॉडल आंसर की में वो पॉइंट लिखा हुआ है। तो जो बहुत ही की पॉइंट्स होते हैं, जो सबसे सबको पता होते हैं, बोलते हैं ना कि जो लेमन टॉपिक या लेमन फैक्ट्स होते हैं, वो लेमन फैक्ट आपको हमेशा 1-2 इंक्लूड करना है, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा ज्यादा होशियार है, इसको 2, 1 नंबर की जगह 3 नंबर की जगह 1 नंबर 2 और खत्म करो यहाँ पे। तो थोड़ा सा वो लेमन टेक्निक जो है उसका भी उपयोग करना है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने की, या बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो जो सबको पता है वो फैक्ट तो आप इंक्लूड करें, उसके बाद अपने हिसाब से आप चीज़ें आपको ऐड कर सकते हैं ना। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि हमको बेसिक चीज़ें जो हैं उसके अंदर आपको जरूर मेंशन करना है। चलिए, तो बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट इस एग्जाम के लिए, एंड आई होप कि हमने हिस्ट्री पढ़ा भी है डिटेल में, तो आप काफ़ी अच्छा करके आपको आएंगे, और जो हमने पढ़ा है उसमें से मैक्सिमम टॉपिक जो है आपको एग्जाम में फंसे और आप अच्छे तरह से आंसर आपको लिखें, यही कामना है। थैंक यू।